नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुमित ठाकुर आप सबों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं लेकर आया हूं आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों राइट टू इक्वालिटी का पहला आर्टिकल है। और हम लोग अपने पुराने वीडियोज़ में हम लोग ये देख चुके हैं कि हम लोगों के पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल हैं करेंटली, जिसमें से जो पहला राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी। सब लोग जाते हैं एक दूसरे से डिस्कस करते हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। क्या है राइट टू इक्वालिटी? ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी का जो फर्स्ट राइट है वो है आर्टिकल 14 में डिस्क्राइब किया हुआ, और जिसका टाइटल है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो हम लोग देखेंगे आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 ये जो है डिस्क्राइब करता है राइट टू इक्वालिटी को, जिसका पहला जो भाग है वो है आर्टिकल 14 जो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, व्हाट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज? ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स दैट एवरी पर्सन विल बी ट्रीटेड एज सेम इन द आईज ऑफ लॉ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी इंसान को हम लोग कोई स्पेशल प्रिविलेजेस एज पर लॉ नहीं मिलेगा, है ना। हर लोगों के लिए जो है एक ही लॉ एप्लीकेबल रहेगा। तो इसका जो पहला है वो हम आपको बताते हैं कि ये क्या है। तो पहला बोल रहा है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के का जो क्षेत्र है, भारत क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी लोग हैं हर लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा दोस्तों। किसी भी लोगों के साथ जो है ना भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी लोगों को ना छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा कि वो अमीर है ये गरीब है। तो ठीक है, अमीर लोगों को जो है हम लोग पहले प्रिविलेज दे दिए, गरीबों को पहले प्रिविलेज दे दिए नहीं दिए। ठीक है, तो कुछ आदमी जो है वो ऑफिसर है तो ठीक है ऑफिसर को पहले देखेंगे, नॉन ऑफिसर है तो वो नहीं भाई उसको नहीं देखेंगे पहले। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई लोग जो है हायर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वही रिच एंड पुअर की ही बात हो गई। हाई क्लास हो गए, लो क्लास हो गए, लोगों ने बना के रखा हुआ है हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। लेकिन लॉ का कहना ये है कि कुछ भी नहीं है भाई, हर आदमी ना बराबर है हमारे सामने। इन द आईज ऑफ लॉ एवरी पर्सन इज ट्रीटेड इक्वल। सादा सा मतलब ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ। एंड वेयर एंड हाउ इक्वालिटी बिफोर लॉ is added in our Indian Constitution, friends. This equality before law is added. Our constitution makers had taken this word from the British Constitution. उन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी बिफोर लॉ को डिफाइन किया गया था, वहां से उन लोगों ने लिया और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स में डाला, क्योंकि उन्हें ये चीज़ें जरूरी लगी कि हमारे देश में हर लोगों को एक जैसा ट्रीटमेंट मिले, हर लोगों को हमारे लॉज के अकॉर्डिंग जो है हर लोगों को एक समझा जाए। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा वोटर कार्ड बनता है, तो वोटर कार्ड का एक लॉ सेट किया हुआ है कि आप 18 साल से ऊपर होंगे तो आपका वोटर कार्ड बनेगा और आप मतदान के लिए जो है आप एलिजिबल हो जाएंगे, आप मतदान करने के लिए जाएंगे। तो ये क्या हुआ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि हर 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति जो है वो मतदान के लिए जाएगा और उसका जो है वोट एक काउंट किया जाएगा। अब कोई 18 साल का है, कोई 18 साल 1 दिन का है, कोई 40 साल का है, कोई किसी को बहुत तजुर्बा है 70 साल का, लेकिन सबका वोट एक ही काउंट होगा। क्यों? बिकॉज इट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। सो देयर इज नो एनी स्पेशल प्रिविलेजेस गिवन टू एनी पर्सन ऑफ इंडिया, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। इट इज इक्वालिटी before law. So the second example is the equal treatment of all persons to the ordinary law by the law of courts. इसका मतलब है दोस्तों, ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर आप कोर्ट जाते हैं, ठीक है, अगर आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट का एक प्रोसेस होता है। कोर्ट में आप पहले क्या करते हैं, एप्लीकेशन फाइल करते हैं।
तो मैं जा रहा हूँ, मुझसे एप्लीकेशन फाइल करवा रहे हैं और कोई दूसरा जा रहा है, उसको बोल रहे हैं कि नहीं आप एप्लीकेशन मत फाइल करो, आपकी डायरेक्ट सुनवाई हो जाएगी। तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। हर इंसान को, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उसका जो एक कोर्ट का जो लॉ है, कोर्ट का जो प्रोसीजर है, वो हर किसी को उसी प्रोसीजर के साथ गुजरना है। किसी को कोई सुविधाएं नहीं दी जाएंगी कि भैया आप आए ना, आप चलो, आप स्पेशल आदमी हो, आप हमारे पहचान वाले हो, तो चलो ठीक है, आप बिना एप्लीकेशन के भी जो है ना आपकी सुनवाई हो जाएगी, बिना दस्तावेज की हो जाएगी, बिना किसी और प्रोसेस को बिना फॉलो किए हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वही बोल रहा है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ बाय द लॉ ऑफ कोर्ट्स। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को एग्जाम्पल के तौर पे जोड़ सकते हैं। मैंने आपको मोटा मोटी एक समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है। तीसरा है दोस्तों कि नो पर्सन वेदर रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल इज अबव द लॉ। मतलब इसका कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे लॉज और हमारे एक्ट्स के अंतर्गत जितने भी लोग हैं, अब सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। एक जो है एक करोड़पति आदमी है और उसको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर उसको करवानी है तो उसको जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसके साथ ही उसको गुजरना होगा। उसको एप्लीकेशन फाइल करना होगा, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने होंगे, फिर जाके जो है उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो अप्रूव होगा नहीं होगा। मैंने एक एग्जांपल दिया। और अगर एक आदमी है जो सिंपल बिजनेस कर रहा है, उसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो उसको भी सेम प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि नो पर्सन वेदर रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल इज अबव द लॉ। मतलब ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, सपोज दैट आप थाना जाते हैं, ठीक है, थाना जाते हैं और थाना में आप जा रहे हैं अपना रिपोर्ट लिखवाने के लिए, और वहाँ का जो कर्मचारी बैठा हुआ है, जो पुलिस है, वो आपके साथ बदतमीजी करता है। तो बोलता है कि नहीं, एज पर आर्टिकल 14 नो पर्सन इज अबव द लॉ। ठीक है, एवरीवन इज सिटिंग ऑन देयर कैपेसिटी टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, टू परफॉर्म देयर जॉब्स। ठीक है, तो ये है दोस्तों इक्वालिटी बिफोर लॉ। दूसरा है दोस्तों इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का क्या मतलब है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, वो जोड़ा गया अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से निकालकर। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को लिया गया और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 के अंतर्गत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जोड़ा। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका पहला जो एग्जाम्पल है वो है द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। अब जरा इसको एग्जाम्पल से समझिएगा। ए नाम का एक व्यक्ति है जिसने चोरी किया, बी नाम का एक व्यक्ति है जिसने चोरी किया, सी नाम का एक व्यक्ति है जिसने चोरी किया, डी नाम का एक व्यक्ति है जिसने चोरी किया, ई नाम का एक व्यक्ति है जिसने चोरी किया। अलग अलग प्रदेशों में किया, किसी ने झारखंड में किया, किसी ने बिहार में किया, किसी ने दिल्ली में किया, किसी ने यूपी में किया, किसी ने बंगाल में किया। तो क्या चोरी का जो सजा है वो क्या हर राज्य के अकॉर्डिंग क्या बदल जाएगा? नहीं, हर राज्य के अकॉर्डिंग नहीं बदलेगा, सबको एक ही सजा मिलेगा। तो उसी का ये कहना है कि द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। इक्वल सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे मौजूद है वहाँ पर हर किसी के साथ इक्वल ही ट्रीटमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो झारखंड में बिहार में एक आदमी ने चोरी किया और उसको सज़ा मिल गया दूसरा, और फिर एक आदमी है पश्चिम बंगाल में जिसने चोरी किया, उसको सज़ा मिल गया दूसरा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबके लिए सज़ा का प्रावधान जो है वो सेम ही है। तो वही कह रहा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। दूसरा बोल रहा है द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। ठीक है, ये भी मोटा मोटी दोस्तों वही है, सेम ही है कि अगर कोई भी इंसान सिमिलर सिचुएशन के अंतर्गत फॉल करता है, ठीक है, और लॉज के अकॉर्डिंग जो है उसका सेम ट्रीटमेंट होना है, तो ये कह रहा है कि अगर सेम सिचुएशन के अंतर्गत डिफरेंट आदमी फॉल कर रहे हैं तो उस सबको जो है सेम ट्रीटमेंट दो, किसी को आप अलग ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हो, है ना। तो बस यही बोल रहा है। अब जैसे सपोज दैट ये बनता है ना, क्या नाम है, एमपी बनता है कोई, क्या है उसका प्रावधान एमपी बनने का? जो भी है हमारे यहाँ पे जो
मतदान होता है, ठीक है, मतदान हुआ, हमारा लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है, लोग खड़े होते हैं, फिर वोट होता है, फिर काउंटिंग होती है, फिर जाके लोग जो है विनर घोषित होते हैं। अब कोई आदमी को किसी को ऐसे ही थोड़े ना MP बन जाएगा। तो वही बोल रहा है कि इक्वल ट्रीटमेंट हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। ये इसको आप बहुत डिफरेंट एग्जांपल्स में आप जोड़ सकते हैं। मैंने आपको बस एक इंडिकेटिव आपको जो है एक एग्जांपल बताया, सो दैट कि आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो पाए कि इसका मतलब क्या है। अब दोस्तों ज़रा इम्पोर्टेंट डिस्कशन ये मुझे करना है कि अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि व्हाट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड व्हाट इज़ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ये ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर ये तो बोल दिया कि हर इंसान को एक जैसा आप समझो, इन द आइज ऑफ लॉ हर इंसान के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट करो, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब कि इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद में कौन कौन से चीज़ें आती हैं ये हम लोग देखेंगे। मतलब कि अभी मैं अब जो चीज़ों के बारे में बताऊंगा ना, अब आप समझ लीजिए कि वहाँ पर आर्टिकल 14 फॉल नहीं करता है, ठीक है, वहाँ पर आर्टिकल 14 लागू नहीं होगा। तो पहला मैं बताता हूँ आपको। पहला है दोस्तों, हम लोग बाद में भी आगे चलकर आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे और वहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस मैटर को फिर से, लेकिन मैं आपको अभी एक संक्षेप में 4 बिंदु आर्टिकल 361 का बताता हूँ कि क्या है वो 4 बिंदु हैं। पहला है दोस्तों, पहला जो बिंदु है वो है द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने ऑफिस में अपने कार्य को निर्वहन करते वक्त अगर कोई भी एक्टिविटी वो एक्सरसाइज किए हुए हैं या किसी भी पावर को अगर परफॉर्म किए हुए हैं, तो वहाँ पर हम लोग आर्टिकल 14 को लागू नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये संपूर्ण आज़ादी है अपना कार्य को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये है, जैसे अभी हम लोग वहाँ पे पढ़े ना, पहला जो हम लोग उसका देखे कि वेदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल इज नॉट अबव द लॉ। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक्सेप्शंस हो गया इसका, है ना, कि यहाँ पर लागू नहीं होगा। कहाँ पर? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल जो अपने जो ड्यूटी को परफॉर्म करते वक्त अगर कोई कार्य करते हैं या अपने पावर का उपयोग करते हैं, तो वहाँ पर जो है आर्टिकल 14 एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा बोलता है आर्टिकल 361 से ही, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। यानी कि भैया एक बार जब आपने राष्ट्रपति की कुर्सी पकड़ ली ना, और एक बार जब अपने राज्यपाल की कुर्सी पकड़ ली ना, प्रेसिडेंट या गवर्नर की, तो कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट में नहीं हो सकता है। भारत के अंदर कहीं पर भी आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। कब तक नहीं हो सकता है? जब तक कि आप उस कुर्सी पर विराजमान हैं, तब तक आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकता है। तीसरा बोलता है दोस्तों, नो अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट or the governor shall be issued from any court during his term of office। यानी कि किसी भी तरह का कोर्ट से अरेस्ट का जो निकलता है, अरेस्ट वारंट जो निकलता है, वो प्रोसीडिंग या इम्प्रिजनमेंट यानी कि सजा जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर को नहीं दिया जा सकता है जब तक कि वो अपने कुर्सी पर विराजमान हैं। यानी कि जैसे ही वो कुर्सी पे विराजमान हुआ, कोर्ट अब जो है बंद गई कि भैया अब जो है हम राष्ट्रपति या राज्यपाल के अगेंस्ट में ना तो हम अरेस्ट का कोई चीज़ निकाल सकते हैं और ना ही हम उसको सजा दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है उनके ऑफिस के कार्यकाल तक। तो देखिए कितना मज़ेदार चीज़ है राष्ट्रपति और राज्यपाल का पद। उसके बाद चौथा दोस्त बोलता है कि नो सिविल प्रोसीडिंग्स against the president or the governor shall be instituted during his term of office
in any court in respect of any act done by him in his personal capacity, whether before or after he entered his office, unless 2 months from the notice when delivered is expired. मतलब ये कहना चाह रहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल आप जब हैं तो आपने अगर पर्सनल कैपेसिटी में अगर कोई काम किया है पहले, कुर्सी संभालने के पहले या कुर्सी संभालने के बाद, तो आपके ऊपर कोई भी सिविल प्रोसीडिंग शुरू नहीं किया जा सकता है जब तक कि आपको जो नोटिस इशू किया गया है उसका, वो जो नोटिस आपको इशू किया गया है उसका 2 महीना का जो टाइम है वो एक्सपायर्ड नहीं हुआ है। यानी कि 2 महीना का टाइम जब एक्सपायर्ड हो गया है फिर आपके ऊपर सिविल प्रोसीडिंग्स फाइल किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग फिर बाद में भी देखेंगे कि सिविल और क्रिमिनल के अंदर क्या अंतर है और कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मोटा मोटी आर्टिकल 361 में 4 पॉइंट्स के बारे में उल्लेख किया गया है जहां पर आर्टिकल 14 लागू नहीं होगा। पहला, जो प्रेसिडेंट या गवर्नर हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल, अपने कार्य को संपादित करने के लिए, उसके निर्वहन करने के लिए अगर कोई एक्सरसाइज करते हैं या अगर कोई अपना पावर का परफॉर्मेंस करते हैं तो वहां पर आर्टिकल 14 लागू नहीं होगा। दूसरा, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जब तक कि वो अपने कुर्सी पर विराजमान हैं तब तक जो है उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फाइल नहीं हो सकता है। तीसरा बोला कि प्रेसिडेंट या गवर्नर का ना तो अरेस्ट हो सकता है और ना ही उसको इम्प्रिजनमेंट का सजा मिल सकता है कोर्ट के द्वारा जब तक कि वो अपने कुर्सी पर विराजमान हैं। और चौथा बोला कि कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स 2 महीना का बिना नोटिस के सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं किया जा सकता है राष्ट्रपति के ऊपर। ठीक है, भले ही वो सिविल प्रोसीडिंग्स जो है उनके परफॉर्मेंस पर्सनल कैपेसिटी में हुआ हो और वो कुर्सी में आने के पहले हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब वो कुर्सी पर हैं तो उनको 2 महीना का नोटिस देना ही पड़ेगा, तभी आप सिविल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। अब जैसे सपोज दैट नॉर्मल केस में क्या होता है, जैसे मेरे मकान का केस है, मेरे को किसी बी नाम के व्यक्ति के ऊपर करना है केस, तो हम तुरंत फटाफट जाएंगे, केस कर देंगे, सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब वही व्यक्ति अगर राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति मेरा भाई है और राष्ट्रपति ने क्या किया कि मेरे मकान के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब वो मकान के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं और वो राष्ट्रपति बनने के पहले ही बैठे हुए थे, और लेकिन अब वो राष्ट्रपति बन गए हैं तो हम उसके ऊपर डायरेक्ट केस नहीं कर सकते हैं। हमको क्या करना होगा, पहले क्या होगा कि 2 महीना का उनको नोटिस जाएगा, उस नोटिस का 2 महीना जब तक एक्सपायर्ड नहीं होगा तब तक सिविल प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट में एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। तो ये है मोटा मोटी दोस्तों आर्टिकल 361 का वो सारा बिंदु जहां पर आर्टिकल 14 लागू नहीं होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और दूसरा अपवाद आर्टिकल 14 का बताते हैं। दूसरा एक्सेप्शंस क्या है दोस्तों, दूसरा है आर्टिकल 361A। 361A में क्या बोला है, आप जरा ध्यान देखिएगा। आप लोग ये देखते हैं जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया या टीवी हो गया या रेडियो हो गया, ये लोग क्या करता है, फ्रीली कोई भी चीज़ को लिखता है। ठीक है, तो वही बोला कि अगर कोई भी चीज़, न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, ठीक है, तो अगर वो न्यूज़पेपर क्या करता है, अपने यहाँ लिखता है, क्या लिखता है, तो आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग्स, ठीक है, या लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट का जो प्रोसीडिंग्स है उसको अगर वो न्यूज़पेपर में लिख के बताता है, ठीक है, या रेडियो पे जो है उसको बताता है कि आज हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ये हुआ, ठीक है, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में ये हुआ। ठीक है, मतलब कि केंद्र और राज्य सरकार का जो विधायिका है, ठीक है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जो राज्यसभा है और जो लोकसभा है, वहाँ का जो प्रोसीडिंग्स है उसको उठा के न्यूज़पेपर में छाप दिया गया, उसको उठा के टीवी में बता दिया गया, उसको उठा के रेडियो में न्यूज़ के रूप में बता दिया गया, या जो राज्य की विधायिका है यानी कि लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट, उसका जो प्रोसीडिंग्स है उसको न्यूज़पेपर में उठाकर संपादित कर दिया गया, उसको उठाकर टीवी में दिखा दिया गया, उसको उठाकर रेडियो में सुना दिया गया। ठीक है, तो वहाँ पर बोला कि उन लोगों के ऊपर ना तो आप सिविल प्रोसीडिंग फाइल कर सकते हैं और ना ही आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फाइल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, वो रिपोर्ट जो दिखा रहे हैं ना वो एकदम ट्रू होना चाहिए, एकदम सत्य रिपोर्ट होना चाहिए। अब सपोज दैट हमारा जो लोकसभा है, हमारे लोकसभा में हम लोग वहाँ पे जो है ना, जो लोअर हाउस है उसमें कुछ चीज़ें बताई गई और जिसको ना टुकड़ों में मोड़ मार के न्यूज़पेपर वाला
प्रदर्शित कर दिया या कोई टेलीविज़न वाला जो है वो कुछ और चीज़ दिखा दिया, तो बोला कि हाँ इसके ऊपर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट of any proceeding in the House of Parliament or either House of the Legislature of a state can be published by a newspaper or by radio or by a television। ठीक है, तो ये बोल रहा है आर्टिकल 361A। दोस्तों तीसरा जो एक्सेप्शंस है आप समझिएगा जरा, तीसरा एक्सेप्शंस है दोस्तों आर्टिकल 105 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। अच्छा आप लोग एक ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्रोसीडिंग्स कभी देखे हैं, ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एमपी किसी भी एमपी के बारे में कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, या कोई भी एमपी जो है मोदी जी के बारे में कुछ बोल रहा है, या सपोज दैट पीएम के बारे में, होम मिनिस्ट्री के बारे में बोल रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में बोल रहा है, जोरदार भाषण दे रहा है, ठीक है, और एकदम पूरा हवा निकाल दे रहा है, कहाँ पर? तो पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर जब उन लोगों का जो वार्तालाप होता है आप सुनिएगा, ठीक है, बहुत सारा ब्लेम कर देगा, बहुत सारा क्लेम लगा देगा, कुछ भी बोल देगा, तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल 105 जो है वो आर्टिकल 14 से प्रोटेक्टेड है, यानी कि आर्टिकल 14 वहाँ लागू नहीं होता है। यानी कि एमपी को आज़ादी दिया गया है कि तुम जो है पार्लियामेंट में सदन जब चल रहा है तो तुम बोलो जितना तुमको बोलना है, तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा, ना तो तुम्हारे ऊपर सिविल प्रोसीडिंग होगा, ना ही तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ये लोग जो है ना, ये लोग बोलते हैं एक दूसरे के बारे में, ठीक है, आज़ादी से बोलते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर आर्टिकल 14 लागू नहीं होगा। सदन के अंतर्गत दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि वोटिंग सिस्टम भी होता है, जैसे राष्ट्रपति का वोट होता है और भी चीज़ों का वोट होता है, जैसे राज्यसभा में अगर सदस्य का नॉमिनेशन होता है तो वहाँ पर भी वोटिंग होता है। तो बोल रहा है कि वोट देने का भी उनको अधिकार है और वो किसी को भी वोट दे सकते हैं, ये उनका पूर्णतः अपना आज़ादी है एमपी को। तो वही बोला कि आर्टिकल 105 में एमपी जो है कोई भी चीज़ अगर पार्लियामेंट में बोलता है, ठीक है, कोई भी चीज़ बोलता है उसके ऊपर, और कोई भी अगर वो वोट देता है पार्लियामेंट के अंदर किसी भी प्रोसीडिंग से रिलेटेड, तो उसके ऊपर ना कोई सिविल प्रोसीडिंग फाइल होगा, ना ही कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग फाइल होगा। चौथा जो एक्सेप्शन है दोस्तों हम लोग देखेंगे आर्टिकल 194 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। यहाँ पर भी आर्टिकल 14 एप्लीकेबल नहीं होता है। तो क्या है दोस्तों आर्टिकल 194? आपने जैसे एमपी का देखा ना पार्लियामेंट के अंतर्गत कि बोलने की आज़ादी है, वोट देने की आज़ादी है, कोई भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग फाइल नहीं होगा, उसी तरीके से एमएलए को, ठीक है, राज्य की विधायिका में आज़ादी है कुछ भी बोलने का और वोट देने का, उसके ऊपर भी कोई भी ना सिविल फॉल होगा और ना ही कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लगाया जा सकता है आर्टिकल 14 के अंतर्गत। यानी कि वहाँ पर राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज वर्क नहीं करेगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक है हमारा जो पांचवा जो हमारा ये है एक्सेप्शन जो है वो है कि द फॉरेन सॉवरेनर्स, रूलर्स, एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स इंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स। यानी कि जितने भी फॉरेन डेलीगेशंस हैं, है ना, जो रूलर्स हैं, जैसे कि सपोज दैट फॉरेन रूलर्स आए ना, जैसे कि रशिया के राष्ट्रपति आते हैं, बांग्लादेश के आते हैं, यूएस के आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के आते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, फॉरेन रूलर्स हैं। जो एम्बेसडर्स हैं, जो फॉरेनर एम्बेसडर्स हैं, एम्बेसी जो है वो हो गए, ठीक है, जो डिप्लोमेट हो गए वो, तो इन लोगों के ऊपर ना क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग्स लागू नहीं होगा। इनको भी जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के अंतर्गत सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से अलग रखा गया है, एक्सेप्शंस दिया गया है, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना कि कोई एम्बेसी हैं और आप उसके ऊपर जाके सिविल प्रोसीडिंग फाइल कर दोगे, ऐसे नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो उनको भी जो है सिविल प्रोसीडिंग्स एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है उनके ऊपर भी नहीं होगा। तो हमारे भी देश के जो एम्बेसी बाहर में रहते हैं ना, उनको भी ये सुविधाएं दी हुई है, ठीक है। उनको भी दूसरे देश में ना सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके ऊपर भी लागू नहीं होता है। तो वैसे ही भारत में भी जो है ये सब लोग जो है प्रोटेक्टेड है, ठीक है, लॉज के अकॉर्डिंग वो प्रोटेक्टेड है। उसके बाद दोस्तों जो छठा है वो छठा पॉइंट है द यूएनओ
and its agencies enjoy the diplomatic immunity. यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, और इसकी जितने भी एजेंसीज हैं, यूएनओ के बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, तो यूएनओ और जितने भी इसकी एजेंसीज हैं, इन लोगों के ऊपर भी जो है ये लोग को भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिला हुआ है। इन लोगों यहाँ पर भी आर्टिकल 14 लागू नहीं होता है। अब 7वां जो पॉइंट है दोस्तों, ये भी ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। आर्टिकल 31C अब क्या बोलता है कि आर्टिकल 31C व्हेन कम्स इन देन आर्टिकल 14 गोज आउट। मतलब कि जहां जहां आर्टिकल 31C लागू होगा वहां वहां आर्टिकल 14 लागू नहीं होगा। अब आर्टिकल 31C दोस्तों, आप बस ये पॉइंट याद रखिएगा कि जहां जहां आर्टिकल 31C लागू होगा वहां आर्टिकल 14 लागू नहीं होगा। हम लोग जब आर्टिकल 31C को डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे इसका क्या क्या पहलू है। तो मोटा मोटी दोस्तों, आज का जो कॉन्सेप्ट था, आज हमारा कॉन्सेप्ट भरपूर कॉन्सेप्ट से भरा हुआ था, जहां पर हम लोग ये देखे कि व्हाट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, व्हाट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 14। ठीक है, राष्ट्रपति देखे, राज्यपाल देखे, एमपी देखे, एमएलए देखे, फॉरेन सॉवरनर्स देखे, रूलर्स, फॉरेन एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स, यूएनओ एंड इट्स एजेंसीज देखे। तो ये सब जो पिक्चर है ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट था। इसके लिए आज थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लिए दोस्तों, सो दैट कि आपको ये आर्टिकल 14 अच्छे से समझ में आए। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज़ में, जहाँ पर कि मैं आर्टिकल 15 के बारे में डिस्कस करूँगा। और दोस्तों तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, आप सुखी रहें, आप समृद्ध बने, आप आसपास का जो माहौल है वो खुशनुमा बनाए रखें, लोगों की मदद करें, और इसी तरीके से हमारा देश जो है वो सर्वशक्तिमान बनेगा। तो दोस्तों मैं विदा लेता हूँ इतना कहते हुए, और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में आर्टिकल 15 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।